कि आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आधुनिक क्या है यह परिचय हो जाना चाहिए। व्हाट इज द मॉडर्निटी, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है एक्चुअली, और बेसिकली तो नेचर क्या है, आधुनिकता का नेचर क्या है, ये अगर पता रहेगा तो हम जो कुछ भी कहानी पढ़ेंगे, किसी के भी कोई भी शासक हो या आम जनता हो या दोनों के बीच के जो भी एक रिलेशनशिप है, जो भी पढ़ रहे हैं, फिर आसान हो जाएगा कि इसमें वो मुद्दा, वो इशू जो हमारे काम का है। काम का क्या है कि ये इससे मॉडर्निटी आ रही है, तो फिर ये काम का है, बाकी तो बेकार का है। तो अगर मॉडर्निटी का परिचय है तब ना, तो कल हमने तो स्टार्ट ही किया था, लेकिन आज थोड़ा सा मॉडर्निटी का परिचय भी लेंगे। कल सिलेबस पर थोड़ी चर्चा की, यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो ये 3 बैटल्स हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग पॉइंट पर। इस 3 युद्ध को पढ़ा कहाँ भी पढ़ना है, बस ये कि ये जैसे कहा फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, तो 3 घटनाएं, ये 3 इवेंट्स मेजर हैं जो हुए। तो इन तीनों का एक बड़ा परिणाम क्या मिल रहा है, क्या रिजल्ट दिख रहा है, इस पर चर्चा हुई थी कल, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जो 3 इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, इसका एक बड़ा रिजल्ट क्या दिख रहा है। सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स के आने का रास्ता खुल गया। तो रास्ता तो पहले से उन्होंने ही ढूंढा है, वो तो व्यापार करने का रास्ता लगा, बट ब्रिटिश शासन का रास्ता खुल गया, ब्रिटिश हुकूमत के दरवाजे खुल गए, डोर ओपन हो गए। बाकी तो व्यापार करने के लिए तो बहुत पहले से आ रखे हैं वो, है ना, तो वो इशू नहीं है। ये 3 बैटल ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स की हुकूमत का, ब्रिटिश रूल का एक दरवाजा खोल देते भारत के लिए। तो इसमें आधुनिकता क्या है, कोई आकर के किसी देश पे कब्जा कर रहा, आप बैठ के बता रहे हो यही मॉडर्निटी है, वो कोई मारने के लिए दौड़ेगा, ये कौन सी मॉडर्निटी है ना भाई। एक देश पर कोई देश दूसरा आके कब्जा कर रहा है, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। किसी के भी स्वतंत्रता का हनन करना, स्वतंत्रता को कैप्चर करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कोई किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। तो इसमें मॉडर्निटी क्या है, इसमें मॉडर्निटी यह है कि भारत में मॉडर्निटी आने का रास्ता खुल गया। अब यही कल मैंने एक फार्मूला मैथमेटिक्स वाला दिया था, इसीलिए दिया था कि मैथमेटिक्स होता बढ़िया समझ में आ जाए कि ये आए तो आधुनिकता आई, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो इसी को प्रूव करना है। द अराइवल ऑफ या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया। प्रूव करो, यही ना प्रूव किया था। क्योंकि भारत में मॉडर्निटी कैसा, अपने आप सुधरना बड़ा मुश्किल है, अपने आप सुधरना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसलिए भी एक ये मॉडर्न हिस्ट्री, इनके आने के साथ या आने के प्रोसेस के साथ, आने की संभावना के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट कर सकते हैं। शायद इसलिए भी फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी इट स्टार्ट्स, इसलिए भी। ठीक, अब आइए थोड़ा सा मॉडर्निटी पर। आधुनिक इतिहास में आधुनिकता, उस पर लिखिएगा बढ़िया से। क्या है देखो, तो कल मैंने एक चीज बताई थी, वो सबको पता भी होगा कि टू बी अवेयर विद द टाइम, यही तो, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अवेयर कर लेना। जो कुछ चल रहा उसके अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो सारे अचीवमेंट के साथ हम गति कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो हम आधुनिक हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं
लोग बहुत एडवांस हैं एकदम, जो भी अचीवमेंट्स है उसके साथ चल रहे हैं, और कुछ वर्ग ऐसा है जो बहुत आज के 20 साल पहले वाला परंपरा लेके चल रहा है ना, कि सारे लोग इतने स्मार्टफोन लेके यूज कर रहे हैं। उस समय एक वर्ग ऐसा भी जो वो घुमावदार वाला फोन, चोंगा वाला, से भी काम चला रहा है। ऐसे मिला करके उसको थोड़ा सा पिछड़ा मान लेते हैं, एडवांस नहीं मानते, आधुनिक नहीं मानते। यही तो, ये तो हमारे आज का परिचय जो तुरंत समझ में आता है। अब थोड़ा सा और इसके एक कदम पीछे जाइए। ये सब जो अचीवमेंट्स है जिसके साथ चलना, ये आधुनिकता है। तो अचीवमेंट्स लाने वाला, अचीवमेंट्स तो ऑटोमेटिक हुआ नहीं यहाँ पर भाई। प्रकृति बिखरे हुए रूप में, बिखरे हुए तितर बितर, जिसको हम कहते हैं डिस्टर्ब्ड फॉर्म में, और एक रूपता नहीं है उसमें। प्रकृति जब भी हमारे सामने आती है वो विभिन्न रूप में आती है, इसमें विभिन्नता है, डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं। बिखरे हुए रूप में, डिस्पर्स्ड और डाइवर्सिटी फॉर्म में हमको मिलती, विभिन्न, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ताकतवर, कोई कमजोर, कोई काला, कोई गोरा, कोई अच्छा, कोई बुरा, तरह तरह के लोग। कहीं संसाधनों से अच्छा है क्षेत्र भौगोलिक, तो कहीं संसाधन है ही नहीं है, तो कहीं ठंडी ठंडी है, तो कहीं गर्मी गर्मी है, तो कहीं बरसात ही बरसात हो रही है, तो कहीं प्रॉपर सब कुछ बढ़िया है। अपने अपने टाइम से बरसात भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी, एक लिमिट तक सब कुछ ठीक है। ये डाइवर्सिटी, प्रकृति ऐसे है, मैनेज हमको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अचीवमेंट्स हैं उनके साथ चलना तो ठीक है, मॉडर्निटी है, लेकिन वो अचीवमेंट्स आया कैसे? क्योंकि प्रकृति तो ऐसे ही डाइवर्स फॉर्म में हमको हमारे साथ आई, तो तितर बितर है, अनसिस्टमेटिक है, खराब दशा में है, रेगुलेशन में नहीं है, अनरेगुलेट। वो सब कुछ हमें करना है। तो वो अचीवमेंट्स का जो फैक्टर है, जो कारक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसने ली? कोई तो है। तो वास्तविक आधुनिकता का जन्मदाता कौन है? हर एक चीज का जन्मदाता होता है ना, तो आधुनिकता का जन्मदाता कौन है? मॉडर्निटी का, फादर ऑफ मॉडर्निटी। तो अब ऐसा कोई है नहीं कि एक व्यक्ति का नाम इसमें जोड़ा नहीं जा सकता, ये तो बहुत सामूहिक प्रयास है। लेकिन उस परिचय को फादर ऑफ मॉडर्निटी आप कह सकते हो, जिसके कारण वो अटैक। तो कुल मिलाकर के ये सारे अचीवमेंट्स लाया कौन? ये वैज्ञानिक। तो ये जो अचीवमेंट्स लाने वाला है वो सबसे ज्यादा एडवांस है, क्योंकि उसको चिंता है सुख की, हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस, सुख। कुछ तो होते जो लोगों के सुख की चिंता करते हैं। लोगों का टेंशन क्या है? अधिक से अधिक सुख। सुख के लिए लोग कंफर्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। कंफर्टेबिलिटी अपनी होती, सबकी भी होती, सबसे पहले तो अपनी ही होती है ना? तो सारे तो वैज्ञानिक नहीं हो सकते ना, सारे वैज्ञानिक तो नहीं हो सकते। वैज्ञानिक तो कोई एक ही होगा, लेकिन वो फिर जो करेगा वो सबके सुख का कारक होगा। तो वैज्ञानिक जो वर्ग है, जो सोचने वाला वर्ग है, जो चिंतक है, थिंकर जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली वो सबसे ज्यादा एडवांस वही होता है जो सबसे ज्यादा फकीर होता है, जिसने पूरी जीवन अपनी फकीरी में गुजारी, सोचने में, समझने में कि कैसे एडवांस किया, मतलब कैसे कंफर्टेबल लोगों को मनाया जाए। शोध। सब वैज्ञानिकों की फोटो वगैरह देखी है, कभी कभी देते हैं, तो उनको देखने की फोटो देखने से क्या लगता है कि जैसे 15-15 दिन से नहाए नहीं होंगे, कपड़े नहीं बदले होंगे, शेविंग नहीं करी होगी, बाल वाल ऐसे, है ना? ये तो वो हीरो टाइप के हैं, इसलिए लोग उनकी कॉपी कर लेते हैं, बट वो कॉपी करने लायक चीज़ थोड़े ना है वेशभूषा।
वेशभूषा तो उनको टाइम नहीं मिला ना कि चलो सेविंग भी कर लें, ये कर लें, क्योंकि वो चिंतक लोग हैं, वो तो बेफिक्र होकर पड़े रहते हैं, बेसुध। तो वो अचीवमेंट्स करने वाला कौन है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सबकी चिंता होती है, जो अचीवमेंट्स के कारक हैं। तो कहने का मतलब इस आधुनिकता के 3 तत्व हैं। देयर इज 3 एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्निटी। ये आती कैसे है? सबसे पहले तो इंडिविजुअलिटी है, एकाकी जीवन है। जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी अपने लिए काम करते हैं और मनुष्य भी अपने लिए ही काम करते हैं, उनको अपनों से कोई लेना देना नहीं है। ये है जानवर पना, इसको तो विल्ड लाइफ। इसमें कोई कल्चर ये होता है, ये पूरे मध्यकाल में है, क्योंकि वो सारे पोजीशन, जैसे चाहे कोई भी सिस्टम, पूरे मिडिल क्लास में आप, मिडिल एज में आप देखिए, कोई भी सिस्टम हो परंपरागत रूढ़िवाद पर आधारित, उसमें इंडिविजुअल एक वर्ग का तो लाभ है, लेकिन दूसरे वर्ग का कितना नुकसान है। चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह निषेध हो, नरबली प्रथा हो, यज्ञ में बलि प्रथा हो, जानवरों की भी जो बलि देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी प्रथाएं और कुप्रथाएं हैं, डिफॉर्मिटीज हैं समाज के, वो किसी एक वर्ग के सुख के लिए है, लेकिन वो सुख किस पर डिपेंड है, किस पर आधारित है? किसी पर्टिकुलर वर्ग के विनाश पर आधारित है। एक जाएगा तो एक खुश होगा। ये सुख लेने का कौन सा तरीका है? यानी पर्टिकुलर समाज के पुरुष ये कह सके, ये दंभ कर सके कि हमारे यहाँ की महिलाएं ऐसे सती हो जाए, तो ये शान की बात है उनके लिए। लेकिन उस शान को बघारने के लिए किसी एक को तो जाना पड़ता है, तो उससे पूछो जो है ना, जिसको सती होना, उससे पूछो। तो कुल मिलाकर के ये एक अमानवीय कार्य, अपने लिए ही कार्य करना, और भी उस कंडीशन में कि इसमें किसी का भी नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपना कर लेना है। यही जानवर, यही बिल्ड लाइफ है। और ये मनुष्य भी खूब करता। जितनी प्रथाएं सब में तो यही था, जितनी कुप्रथाएं, डिफॉर्मिटीज और रिचुअल्स थे, सबका नेचर तो ही था। वो किसी पर्टिकुलर, अपने लिए ही, पर्टिकुलर वर्ग के सुख के साधन के लिए होते थे, उसमें किसी एक का नुकसान हो। आपने एथिक्स पढ़ा होगा, क्योंकि आपने पढ़ते रहते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है अच्छा, गुड। नैतिकता में एक होता अच्छा, एक होता बुरा, यानी कि बैड। तो व्हाट इज गुड? अच्छा क्या है? हमें अच्छे कार्य करें, अच्छा क्या है पहले ये बताओ, फिर अच्छे कार्य तो हम अच्छा कहते किसको है? इशू ये नहीं, ये तो आपने गोलमोल बात कर दी। तो खुशी तो बहुत भाई, बहुत लोगों को कुछ ऐसे करने में भी खुशी मिलती है जिसमें हो सकता है अगले को दुख मिले। आपके किसी हरकत से हो सकता है आपको प्रसन्नता मिले, लेकिन उस हरकत से किसी को दुख भी मिल सकता है। तो अच्छा वो नहीं होता है। तो इसलिए तो गुड का कॉन्सेप्ट आएगा। व्हाट इज फिर गुड? क्योंकि यूनिवर्सल गुड क्या है? किसी का नुकसान ना हो, सीधी सी अपने बारे में सोचो। मैं तो कभी डिनाई नहीं करता कि आप अपने बारे में ना सोचो, क्योंकि हमारे डिनाई ना करने से आप मानने वाले नहीं, कोई नहीं मानने वाला है, हमें नहीं मानने वाले। भैया सबके कल्याण की सोचो, तो कहने में क्या जाता है, बट वास्तव में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, तो फिर झूठ क्यों बोलें? अपने बारे में सोचो, सीधी सी बात है। बस थोड़ा सा उसमें ऐड कर लो, क्या किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। अच्छा, बस इतने से जो हम करने जा रहे हैं उसमें किसी का नुकसान, किसी का लाभ, सबकी जिम्मेदारी आप ले नहीं सकते, क्योंकि ब्लंडर बातें करनी नहीं है। आप सबके कल्याण की बात नहीं कर सकते, आप अपने कल्याण की बात कीजिए। बट ये कि जो भी आप बात करें उसमें किसी का नुकसान ना हो, बस ये अच्छा है। ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल गुड। ठीक है। तो
बाकी तो गुड बैड का ये कॉन्सेप्ट है, बाकी उसमें बहुत कुछ है, जाने दीजिए, वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये एक जो वाइल्ड लाइफ है उसमें इतनी इंडिविजुअलिटी है कि उसमें ध्यान ही नहीं दे किसी एक वर्ग का। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी, मिडिल क्लास करें, मिडिल एज की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऐसी ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं, परंपराएं, ट्रेडिशंस समाज में चल रहे थे जिसमें एक वर्ग की विशेष प्रसन्नता, विशेष खुशी, विशेष हैप्पीनेस तो दिखता है, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि किसी पर्टिकुलर वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान या हानि, मतलब डिजास्टर था उसके लिए। किसी के डिजास्टर की शर्तों पर कोई अपनी प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, ऐसा आप कह सकते हो। किसी के विनाश की शर्तों पर कोई खुश होने का प्रयास कर रहा था। दिस इज प्रॉपर बैड। अब ये गुड कहां से हो गया? यहां से हो गया। उसी एक्चुअली ये प्रॉपर बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लोग बताते थे। किस आधार पर? क्योंकि ये धर्म से समाज जो है धर्म से संचालित हुआ। और धर्म क्या? धर्म वास्तविक धर्म से नहीं, अवास्तविक धर्म से। अवास्तविक धर्म, जो वास्तविक धर्म नहीं था, जो जिसको हम संस्कृति कह सकते हैं, उस संस्कृति को हम धर्म मान के बैठ गए और उस धर्म से जोड़ करके उसको लीगल कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जानवरों से मानव बिल्कुल अलग नहीं, क्योंकि ये भी एक अमानवीय कृत्य। इस प्रकार के कार्य जो मिडिल एज में है, परंपराओं, रूढ़ियों और अधर्म के रूप में है, एक्चुअली अधर्म के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके कारण जो एक वर्ग विशेष के नुकसान पर एक वर्ग विशेष अपनी प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा, एक्चुअली, ठीक है, ये अमानवीयता है। इसको तो अमानवीयता, पहली चीज तो ये। अब अमानवीयता का नुकसान क्या है? मैं पहला कंटेंट इसका जो वो लिखा नहीं मैंने एलिमेंट, आधुनिकता का पहला एलिमेंट है वो है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो बायोलॉजी उठाओ तो मानव क्या है? मानव भी कार्डेटा फाइलम का एक जंतु है। कार्डेटा फाइलम की कुछ विशेषता है, कार्डेटा संघ की अपनी विशेषता है। रीढ़ वाले, फिर ममेलिया फैमिली, क्या तो ममेलियन फैमिली है उसकी, स्तनपायी लोग हैं, फिर अन्य अन्य जो भी विशेषता हो, उस विशेषता में जितने जानवर आते हैं उसी में मनुष्य भी एक जानवर है। यही तो जोलजी स्पेसिफाई करता है, और तो कुछ कहता नहीं। अब मनुष्य तो आपको खुद बनना है ना, अपने आप को अलग करना है। तो एक जो इंडिविजुअलिटी है, इसका नुकसान क्या है? इसका शुद्ध नुकसान है। इसका तो पहले बड़ा नुकसान यह है कि हमसे आई एम द बेस्ट, चलो पूरा कौन लिखे, हमसे जो हम कर रहे हैं, अब वो हम उसको लॉजिक क्या दे रहे हैं? सब धर्म के अकॉर्डिंग सही है। लॉजिक क्या दे रहे हैं? धर्म के अकॉर्डिंग सही है ना। लीगल इसलिए है क्योंकि धार्मिक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये लोगों के दिमाग, हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही है। तो एक बाउंड्री बन के आती है, फिर तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम मुझसे दूरी रहना, देखो छूना नहीं। तो इससे एक अछूतवाद, एक अनटचबिलिटी फैलती है। एक बाउंड्री बनती है कि हम ना कहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहीं जाएं, ये एक फर्जी शान है कि हम कहीं जाएं, कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएं, हमसे तो किसी के यहाँ जाने लगे। जिसको आना हो हमारे यहाँ है, वो भी हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है कि आ तो सकते हैं, लेकिन विभिन्न शर्तों को फॉलो करने के बाद आएंगे, नीचे बैठेंगे, फिर हमारे उनको अलग से खाना पानी तो दिया जाएगा, नहीं तो खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो मर ही जाएंगे। लेकिन फिर वो सिस्टम अलग होगा, वो हमसे, मतलब उसको दिखा देते हैं कि तुम हमसे कितने छोटे हो, इन विभिन्न शर्तों पर वो आ सकते हो, इनको कहीं जाना नहीं है। तो इतनी बेइज्जती के बाद कौन किसके यहाँ जाएगा?
इतनी बेइज्जती के बाद कोई जाना पसंद करेगा? हाँ करेगा। जिसको साधनों की सख्त जरूरत हो, वो साधन ही सबसे पहले अचीव करना चाह रहा हो। जैसे कोई भूखा है, उसको खाना चाहिए किसी भी शर्त पर। तो जरूरतमंद, अति जरूरतमंद व्यक्ति फिर इस प्रकार से आता, बाकी तो नहीं आते। तुलना हो गई, समानता हो गई। तो एक ऐसी बाउंड्री बन गई अमानवीयता से, जिससे विश्व अलग अलग बट गया, इससे विभाजन हो गया। यूरोप वाले कह रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमारा जो सिस्टम है दी बेस्ट। तो वो निकल के ना तो कहीं जाना चाह रहे हैं, ना किसी को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। जो साधन संसाधन है उसको अच्छा मान के उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट बना लिया है। ऐसा सारे लोग कह रहे हैं। चाइना है, मंगोलिया, ये सब जितने अलग अलग देश हैं, सारे लोग सब अपने आप को, भारत वाले भी कहते हैं कि हमारा भी सबसे अच्छा है। ये जो ग्लोब है ना, ये विभिन्न टुकड़ों में बंट गया है। कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। तो प्रकृति विभिन्न रूप में हमारे सामने उपस्थित है। डाइवर्सिटी है इस यहाँ पर, डाइवर्स रूप फॉर्म में है। तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं, तो कहीं चावल हो रहा है तो चावल खा रहा है, कहीं गेहूं हो रहा है तो रोटी खा रहा है। मतलब गेहूं चावल साथ में खाने नहीं है। कहीं पर्टिकुलर सब्जी है तो वो खा रहा है, जहाँ पर्टिकुलर सब्जी नहीं तो नहीं खा रहा। कहीं कुछ नहीं है तो जैसे मध्य एशिया उधर वाले मांसाहारी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन नहीं है। मैंने पहले कहा कि वो फर्टाइल फील्ड है नहीं, वो तो वो नॉन वेजिटेरियन है। वो अपने धर्म से जोड़ लिया, ऐसा धर्म कि अब जहाँ अगर परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, वहाँ सब कुछ खाने को है, फिर भी चलेगा वही, बिना जरूरत के भी। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा में आता है। वो परंपरा था नहीं एक्चुअली। तो द बेस्ट कह करके अपने आप को रिजर्व कर लिया सारे लोग ऐसे ऐसे। तो ये प्रकृति जिस प्रकार से विभिन्न रूप में है ना, सबके पास समान रूप से साधन नहीं है, साधनों का वितरण नहीं है। सबके पास जो कुछ भी है उसी में अपना काम चल रहे हैं और अपने आप को बेस्ट मान के बैठे हैं। वो मान के बैठे हैं कि हमसे अच्छा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो मान के खुद बैठे कि हमसे अच्छा कुछ नहीं, कुछ लेना ही नहीं है किसी से, जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। ये भावना है। इन्हीं में से कुछ लोग निकल के आए। कहाँ पर निकल के आए? यूरोप में निकल के आए। क्योंकि देखो ऐसी जगह ही ज़रूरत है जहाँ पर साधन बिल्कुल कम हो। उनको लग रहा है यार कि साधन हो सकते हैं, बट ये बेवकूफ़ी तरीके से जो है, बेवकूफ़ियों के कारण हो नहीं पा रहा है। तो कुछ चिंतक निकल के आए, क्योंकि ऐसे चिंतक पहले थे, इसको रिवाइज किया जा रहा है। जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु जैसे लोग बहुत पहले थे, और ऐसे समाज की बात, ऐसे दर्शन की बात, ऐसे पॉलिटिक्स की बात, वो ऐसे अर्थव्यवस्था की बात वो पहले कर चुके थे, जिसका बड़ा जबरदस्त एलिट ने विरोध किया, राजन्य वर्ग ने विरोध किया, इवन सजाएं भी दी, मौत की सजाएं दी और दबा दिया गया। लेकिन उनके सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो तो जीवित थे ना। तो कुल मिलाकर के इस विभिन्नता के कारण परिपूर्णता तो नहीं थी। इसी को पूर्ण करने के लिए यूरोप में सबसे पहले हुआ पुनर्जागरण। क्या हुआ पुनर्जागरण में? रेनेसा हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में। क्योंकि मानवतावाद सबसे पहले क्या आएगा? अब इसमें मानव के खिलाफ है, यही तो है। तो अगर कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले हमको सोचना होगा कुछ नहीं, क्या कम से कम फील करना होगा, किसी के दुख से दुखी होना, यही मानवता है। बस कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर किसी को किसी पर्टिकुलर सिस्टम से तकलीफ है तो बस इतना ही कर देना, यार ये गलत है, करेंगे कुछ। जैसे सती प्रथा है, तो कुछ लोग जाओ बस यही कहें यार ये ठीक नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये मानवता है। धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक करने की प्रक्रिया बन जाती है। तो ये अमानवीयता एकदम पूरी तरह मध्यकाल में व्याप्त है। तरह तरह के मध्यकाल में इसलिए व्याप्त है क्योंकि यहाँ पर रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, परंपराएं हैं, ये सब सारी चीज़ें ट्रेडिशंस के रूप में है। ठीक है। यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण में क्या हुआ? यूरोप वालों को सिर्फ ये रियलाइज हो गया 14th सेंचुरी में, बात पुरानी है,
लेकिन ये पुरानी बातें फिर से एक बार रियलाइज हो गया कि जो जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा सही नहीं है। मैं ही सबसे अच्छा नहीं हूं, दुनिया बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ है। अगर हमको वास्तव में सबसे अच्छा और सर्व संसाधन पूर्ण होना है, यानी कंप्लीट होना है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना है, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो उनको क्या रियलाइज हुआ कि जो कुछ भी हम है एक्चुअली वो गलत है, हम भ्रम में है, एक कंफ्यूजन में है, वो सही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुकरात बहुत पहले दे चुका है, सोक्रेटिस एथेंस में बहुत पहले दे चुका है। सुकरात एथेंस का सबसे विद्वान आदमी है। वहां के एलीट लोगों ने वहां की देवी से कंफर्म किया। एक कहानी है, एक टेल, हर एक चीज के दर्शन के पीछे कहानी चलती है। क्योंकि वहां के जो राजन्य वर्ग है, जो बड़े आदमी को समूह है, एलीट है, वो चिढ़ता बहुत था, क्योंकि वो लोगों के हित की बात करता था, लोग उसके साथ चलते थे, यानी वो चलता था तो लोग उसके साथ जुड़े थे। अब जो बड़े लोग हैं वो इंसल्ट फील करते थे, यार बताओ हमको कोई तवज्जो नहीं देता, सुकरात, ये बताओ बेकार के आदमी, इसके पीछे पीछे सब लगे रहते हैं, तो बेइज्जती है। अब ये बेइज्जती है तो कैसे सुकरात को समाप्त करने, लेकिन अब इतने लोगों की ताकत उसके साथ ऐसे समाप्त भी तो नहीं कर सकती। तो लोग कंफर्म, वहां की एक देवी थी अपोलो, अपोलो नाम है शायद, एथेंस की एक देवी थी अपोलो। तो अपोलो से कंफर्म किया कि देवी ये बताओ कि देवी है तो जो कहेगी वो सही कहेगी। देवी अगर कह दे कि सुकरात ही सबसे बुद्धिमान आदमी है तो ठीक है, मान लेते हैं, चलो सरेंडर कर देते हैं अगेंस्ट सोक्रेटिस। गए, देवी ये बताओ कि एथेंस का यहाँ का सबसे बुद्धिमान आदमी, आप बता दो, बात खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म इतने दिनों का। तो देवी ने कहा निसंदेह सुकरात ही है। अब देवी कह रही तो कौन विरोध करे, चले आए मुंह बना के। लेकिन अब सरेंडर करने की बात सोच रखे तो सुकरात ढूंढे, फिर सुकरात कहाँ गया, पकड़े उसको। सुकरात आया, सुकरात भाई क्या हाल है? यार तुम ऐसा करो, एक प्रोटोकॉल बनाओ अपना। और देवी कह रही थी कि इस एथेंस के तुम सबसे विद्वान आदमी हो, यू आर द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ एथेंस। थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहनो यार, ये सब क्या ऐसे फटी धोती पहन के टहल रहे हो, थोड़ा सा प्रोटोकॉल में रहो। अब हम सब लोग मान गए कि तुम ही हो, देवी कही तो मानना ही पड़ेगा। तो उसने कहा सुनो ऐसा है, ये देवी ने क्यों कहा, उसका इंटेंशन क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझसे जाके फिर से पूछो कन्फर्म। मैं तुमको बताऊं, बुद्धिमान बुद्धिमान छोड़ो, मुझको कुछ पता नहीं। मैं तो पर डे, पर मिनट, पर सेकंड कुछ न कुछ कहीं से भी सीखने का प्रयास करता रहता हूं, मुझको कुछ नहीं मालूम। मैं सबसे अबोध आदमी हूं, मैं सबसे बच्चा आदमी हूं, कुछ नहीं है इधर। मैं तो परमानेंट सीखता रहता हूं, किसी से भी कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। मैं बुद्धिमान नहीं हूं। वो जाके पूछो क्यों उसने कहा, हमें नहीं पता। और सीखने के लिए छोटा बनना पड़ता है, इसलिए छोटा बन के हम टहलते हैं। बड़ा बनने से कोई शिक्षा नहीं देता है, अवॉइड कर देता है। चलो निकलो। अब लोग अंदर ही अंदर खुश हो गए कि वो तो मना कर दिया, जलने वाले लोग थे ना। फिर गए देवी के पास, आप कैसे झूठ बोल सकती हैं? सुकरात खुद कह रहा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा था कि उसको कुछ नहीं मालूम। तो बेवकूफ टाइप का आदमी तो परमानेंट सीखने की कोशिश करता, आप ऐसे मतलब पक्षपात कैसे, पार्शियलिटी कैसे कर सकती हैं? ये अब तो देवता लोग ऐसा करेंगे तो फिर विश्वास उठ जाएगा भगवान से। सब बड़ी बड़ी बातें उसको तर्क देने लगे। देवी ने कहा सुनो ऐसा है, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। इधर इस दुनिया का, इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करूं तो सबसे बुद्धिमान आदमी वही हो सकता है जो खुद अपनी मर्जी से इस जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह सके अपने लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली हैं, हम तो परमानेंट सीखने की कोशिश करते हैं, हम कुछ है नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है। जो ये मान ले उससे बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके लिए तो, उसको पाने के लिए तो सारे रास्ते खुले हैं ना। जिसने ब्लॉक कर रखा है कि हमको बहुत इतिहास पता है, तो हमारी सुनेगा नहीं। हम बोलते रहें 2 घंटे 4 घंटे, क्या फर्क पड़ता है? तो
आप ये मान के अगर बैठोगे कि हमको तो बहुत इतिहास पता है, तो आप 3 घंटा बैठोगे नहीं भाई, 2 घंटे में उठ के चले जाओगे 1 घंटे में। अच्छा बैठोगे भी तो लेना नहीं है, बेकार हो। वो तो तब जाएगा झोली भाई आप जाओ झोली भर दो, तो झोली तो खाली रहेगी तब ना भर। जब झोली में कंकड़ पत्थर पहले भरा रहेगा तो कहाँ से, तो देवी जी झोली कहाँ से भर देंगे? झोली तो पहले भर के लाए हो, अरे खाली तो करो उसको, जगह तो बनाओ, ऐसे कहाँ झोली भर दे। तो शुक्रान ने कहा मेरी झोली खाली रहती भैया, इधर कुछ है वह नहीं, तुम जाओ। देवी ने कहा ऐसा है, उससे बड़ा और उससे बुद्धिमान कोई दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो अपने लिए जिम्मेदारी के साथ कह सके कि वो सबसे छोटा और कुछ नहीं है उसके पास, ये मान ले। क्योंकि फिर दुनिया उसके लिए खुली है, कहीं से कुछ भी मिल सकता है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, हमको जानते नहीं हो भी हम कौन है। भैया कौन हो, यही ना, हमें नहीं, तुमको नहीं पता भी हम कौन है, मतलब हम परिपूर्ण है, कंप्लीट है, पता नहीं है। ये बीमारी हटा दे काम हो जाएगा। यही चीज़ उठाया, अब मैंने ये पुरानी बात है, प्राचीन की बात है, उसको उठा लिया और यहाँ पर 14वीं सेंचुरी में लाके पेस्ट कर दिया। यूरोप वालों ने मान लिया कि जो कहा द बेस्ट, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया और मान लिया कि नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो इसके बाद क्या हो गया, बस तेजी दिखाता हूं इसमें। इसके बाद हो गया ग्लोबलाइजेशन, फिर वो निकले, कहाँ गए, निकले, भूमंडलीकरण इसको कहते हैं हिंदी में। और फिर अफ्रीका गए, अमेरिका गए, एशिया आए, पूर्वी एशिया आए, पूरी दुनिया भ्रमण कर डाली, जहां से भी कुछ अच्छा सा ले लिया। ठीक, क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण हुआ। नए नए रास्तों का पता चला, नए नए देशों का पता चला, नए नए कॉन्टिनेंट का पता चला, नए नए संसाधनों का पता चला, रिसोर्सेज का पता चला। जहां पर कमजोर देखे वहां से छीन लिए, जहां पर ताकतवर देखे वहां हाथ जोड़ के मांग लिए। किसने, इन यूरोपियों ने, स्पेशली अंग्रेजों ने। मतलब कुल मिला के किसी तरीके से ले लिया, साधन संसाधन पैसा कूट इकट्ठा किया। क्योंकि सबसे पहले ये रियलाइजेशन, इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है, अवेयरनेस इसी को कहा जाता है, इसी को रेनेसा कहा जाता है। क्या है रेनेसा, यही मान लेना कि हमारे पास कुछ नहीं, सारे रास्ते खुल गए, यही रेनेसा, यही माना, यही जागरण है, यही अवेयरनेस है, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ पाना है, लगातार लगे रहेगा आदमी। ठीक है, तो ये कब हुआ है, जब लोगों को ये फील हुआ है कि नहीं नहीं यार, किसी को दुखी क्यों करना, किसी को तकलीफ क्यों देना, इससे क्या होना है, इससे तो तकलीफ होती है नहीं, कुछ मिलना तो है नहीं। जब ये पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी हम मान रहे थे कि ये है, वो तो फिर जीरो, उसकी वैल्यू ही जीरो है। भाई ये दम अगर हम कर लिया कि कोई महिला अगर पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है, तो हमने बड़ी शान से कह दिया कि हमारे यहाँ सती प्रथा, महिलाएं, इसमें हमको मिला क्या, हमारे पास क्या है। तो जब ये रियलाइज हुआ इसमें तो कुछ मिले नहीं यार, हम फर्जी ये बांध के बैठे थे कि बहुत कुछ है, मेरे पास सती प्रथा है, ये बहुत कुछ है, इसकी तो वैल्यू ही जीरो है। फर्जी को बेचारी मार दिया यार। ये एग्जाम्पल है, यूरोप में सती प्रथा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये मानवतावाद जब आएगा तभी ये सारी चीजें संभव हैं। जब तक मानवतावाद, तब तक आप छोटा नहीं बनेंगे। अगर मानवता नहीं है तो आप छोटा नहीं बनेंगे, आप लड़ते रहेंगे, किसी का नुकसान करते। मानवता आ जाएगा तो कम से कम आप सरेंडर, चलो जाने दो यार, क्यों किसी का नुकसान करना। तो आधुनिकता का जो पहला तत्व है वो है मानवतावाद। तो मानवतावाद जब आया तो सबसे पहले मानवतावाद में ऐसी प्रथाओं का, ऐसे डिफॉर्मिटीज का, विकृतियों का, जो जिसको तो सोशल डिफॉर्मिटीज, सामाजिक विकृतियां जो ट्रेडिशंस के रूप में, रूढ़ियों के रूप में हमारे सामने विभिन्न परंपराओं के रूप में उपस्थित होती हैं, उनको समाप्त करने के लिए पहला प्रयास क्या करते हैं, समझाते भाई ये मत करो, यही ना करते। भाई कोई गैर है आया,
आप मान लो 2 लोग झगड़ा करो, समझाएगा, मान जाओ यार, अच्छा बहुत आप जिद करके बैठे हो तो फिर चला जाएगा, बोले ठीक है लड़ो अपना, हमसे क्या। वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं कर लेगा ऐसे बगल से। तो ऐसे ही शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ी। तो इस मानवतावाद के कारण जो है फिर एक इंटेंसिटी ऐसी है कि ऐसी कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। तो पहला तरीका अपनाया मानवतावाद के बाद वो है तर्कवाद, इसको कहते हैं रेशनलिज्म। ये दूसरा एलिमेंट है आधुनिकता का, तर्कवाद, रेशनलिज्म, नलिज्म। तर्क, अब तर्कवाद तब आता है कि भाई 2-3-4 लाइन हम और बता देते हैं कि उसको कहते हैं ये मत करो, फिर ये भी बताते हैं इसलिए मत करो, कारण भी बताते हैं क्योंकि आप जो कह रहे हो गलत है। जैसे जब वो कहता है कि ये धर्म है, तो फिर तर्क उस पर 2-3 लाइन बोल देता है भाई कहाँ से धर्म है, फिर धर्म की वास्तविक डिफिनीशन बताता है। फिर धर्म, अच्छा चलो जो आप कहते हो वही मान लेते हैं, तो धर्म आया कहाँ से, तो वेदों से आया, तो वेद में दिखाओ सती प्रथा कहाँ है, कौन सती हुआ वेद में, एक करेक्टर बताओ जो सती हुआ जलकर। तो ऐसा समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं, इसको तर्क कहते हैं, लॉजिक देते हैं भाई तुम गलत कर रहे हो, बस यही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर बैक टू वेदास का नारा लगाया था। कुछ एडवांस लोग, ऐसी भी आधुनिकता वाले लोग हैं। भारत तो हर मामले में विभिन्न देश है ना, एक ही मामलों में विभिन्नता नहीं है। संसाधनों के मामले में डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पर, यही बौद्धिकता के मामले में भी बहुत डाइवर्सिटी। यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर वैरायटी के लोग भारत में मिल जाते हैं। ये कोई आलोचना नहीं है, ये है जो सही है। तो दयानंद सरस्वती ने जब कहा बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, तो तमाम ऐसे आधुनिक लोग निकल के आए, अंग्रेजी जो नया नया पढ़े थे। बेवकूफ आदमी है यार ये, दुनिया विज्ञान की खोज में लगी है, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, कह रहा वेद पढ़ो, मतलब ये पीछे लौटने की बात कर रहा है, ये तो प्रिमिटिव बात कर रहा है, मतलब पिछड़ने की बात कर रहा, लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, ऐसा करके उनकी आलोचना। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, उनको नहीं पता कि वो विवेकानंद हैं, तो सब अवतारिक लोग हैं, वो जन्म नहीं लेते, सीधे उतार लेते हैं। उनका तो एक तर्क था, लॉजिक था कि भाई वेदों की ओर लौटो, अगर आपको धर्म से बहुत अटैचमेंट है और तो धर्म के कारण ही सारी कुरीतियों का कारण, सारी डिफॉर्मिटीज का कारण आप धर्म को ही बता रहे हो, तो भैया धर्म को वास्तविक रूप में देख तो लो। धर्म कहां से आया, तो धर्म का जो मूल स्रोत है, इंडिविजुअल हिंदू धर्म की बात करो, आप सनातन धर्म की बात करो, तो उसका जो मूल स्रोत है वो है वेद, और वेद में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो आप उसको पढ़ो और उसमें तो ढूंढो कि जो आप धर्म 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 लेके चल रहे हो, वास्तव में उसमें कहां जस्टिफाई किया गया है। एक भी एग्जाम्पल उठा के दिखाओ, अगर है तो हम भी मान लेते हैं भाई आप सही हो हम गलत हैं। तो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। ये अपडेशन है कि पीछे जाने का रास्ता है, ये तो अपडेट करने का रास्ता है। वर्तमान को सुधारना है तो इतिहास को सुधारना पड़ेगा, और वर्तमान को बिगाड़ना है तो इतिहास को बिगाड़ दो, बिगड़ जाएगा। अंग्रेजों ने भारत को बिगाड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम यही किया, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने ही भारतीय इतिहास में हस्तक्षेप अगर किसी ने किया है सबसे ज्यादा तो अंग्रेजों ने किया है। जो आता था वही सारे वेद पढ़ लेता था। मैक्स मुलर आया, सारे वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर दिया, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। यार अपना किताब पढ़ो, हमारे यहाँ क्या पीछे पड़े हो। अच्छा, यहाँ के लोग बात समझ नहीं पा रहे, करे देखो कितने लेबोरियस लोग हैं, कितने मेहनती लोग, बताओ वहां की तो पढ़े ही, यहाँ की भी आगे पढ़ ले रहे हैं। अरे वो लेबोरियस नहीं है, वो पता कर रहा है कि तुम लोगों के आचरण क्या है, ताकि वो अपना व्यवहार कर सके उसी के अकॉर्डिंग। तो खैर, तो भूमंडलीकरण हुआ, निकले। तो ये सबसे पहले मानवता, फिर तर्कवाद आता है, लॉजिक देते हैं कि सीधे मान जाओ, अगर तुमको पता नहीं तो मैं बता रहा हूं इन कारणों से आप सही नहीं है, आप इसको, तो कुछ लोग सुधर जाते, मुश्किल से 2 या 3% एक्सेप्ट करते भाई सही कह रहा था। जनरली लोग नहीं करते, 97% नहीं मानते तर्कवाद को, वो करते अपनी वाली ही हैं। फिर तीसरे नंबर पर विज्ञान आता है, ये तीसरा तत्व है, वो है विज्ञानवाद, साइंसिज्म। विज्ञानवाद, साइंसिज्म,
ये तीसरा तत्व है आधुनिकता का। 3 एलिमेंट है। द सेट मॉडर्निटी हैव 3 एलिमेंट्स, ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म एंड साइंसिज्म, विज्ञानवाद। ठीक है। अब तर्क नहीं मानोगे, कुछ न कुछ इस पर आपका अपना तर्क है, प्रत्युत्तर है, कहने का मतलब काउंटर अटैक करते ही रहोगे कि सवाल जवाब में ही होता है, कुछ तो जबरदस्ती बोलना है तो कुछ भी बोलते रहेंगे। तो विज्ञान आ गया कि सबसे पहले विचारक आते हैं, वो विचार देते हैं, फिर विज्ञान उस पर प्रैक्टिकल करता है। विज्ञान हर मामलों पर प्रैक्टिकल करता है, वो सफल हो ना हो लेकिन करता सब है। ठीक है। तो थिंकर्स का काम है तर्क। थिंकर्स आए, जब थिंकर्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी तो उसी थ्योरी पर विज्ञान ने प्रैक्टिकल करके दिखाना शुरू कर दिया। अब तो मानो। तो प्रैक्टिकल में ये भी है, अगर नहीं माने तो फिर बगल में बंदूक भी रख लिया, नहीं माने तो बगल में से दिखा भी रहा है ये सही है, ठीक है। ऐसे कौन बताता है ठीक है? जब हमने कहा ये ठीक है, हाँ सर ठीक है, अच्छा है। तो विज्ञान ये भी करता है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल परख नली में टेस्ट ट्यूब में क्लियर कर लिया ना, तो समझ रहा आप मानने वाले हो नहीं, तो बगल में रख लेता है। क्योंकि विज्ञान तो टोटल प्रैक्टिकल, तो विज्ञानवाद भी है। विज्ञान इसी आधुनिकता के, इसलिए आधुनिकता मॉडर्निटी में विज्ञान महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि संस्कृतियों में सभ्यता का ऐड अगर किसी ने किया है तो विज्ञान ने किया है। संस्कृतियों में अगर सभ्यता आई है तो वो विज्ञान के कारण आई, नई नई चीजें आती रही हैं, फिर नई खोज, नई कंफर्टेबिलिटी। तो समाज में कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे चिंतक, कुछ ऐसे थिंकर्स आए जिनको लोगों की भी चिंता थी, अपनी तो थी ही, लोगों की भी थी। बस यही मानवतावाद है, लोगों की भी चिंता करना ही मानवतावाद है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार के सुधार की, रिफॉर्म की बात हो ही नहीं सकती। तो मॉडर्निटी में सबसे पहले मानवतावाद आया, सुधार करने के लिए तर्कवाद का सहारा लिया गया, लॉजिक का सहारा लिया गया। कुछ लोग माने, नहीं माने, फिर विज्ञान आ गया और प्रैक्टिकल करके दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि सती होने वाली महिलाओं को सती देवी के रूप में मंदिर बनाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, फिर डायरेक्ट वो देवी की कैटेगरी में आ जाती है। मारने के बाद उसको सीधे देवत्व प्राप्त प्रदान कर दिया जाता है। अब देवी होगी तो बहुत बड़ी ताकत है, तो अंग्रेज वही दोनों ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बड़े जबरदस्त अंग्रेज, वो लॉ एंड ऑर्डर उनका, वो तो फिर मानना पड़ेगा भाई। 3-4 दिन ट्रायल चलता, 5वें दिन फांसी। ये नहीं कि 2 साल बाद जेल में बैठ के मौज कर रहे हो, 10 साल में मौज कर रहे हो, सारा पूरा साम्राज्य फैला के बैठो, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है, इस गांव को चारों तरफ से पैक करके इसको लगाओ आग, और कोई बचाने नहीं जाए, पानी का एक लोटा लेकर के कोई नहीं जाएगा, ये देवी बुझाएगी इस आग को, क्योंकि सुरक्षा सारी जिम्मेदारी। जितना चढ़ावा चढ़ाना, पैसा हमसे बताओ, हम देंगे। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी इसकी डिमांड हो वो बताओ, वो पैसा पेमेंट मैं करूंगा, चढ़ावा आप ला के चढ़ाओ, लेकिन आग यही बुझाएगी, क्योंकि सुरक्षा ही लिए, पैसा चाहे जितना दे दो इसको। प्रैक्टिकल, इसको तो प्रैक्टिकल, कोई तैयारी नहीं हुआ। बोले ऐसा कैसे होता? मतलब होता कैसे है? ऐसा कैसे होता मतलब, तो होता कैसे है ये आप बताओगे? करना हमें है, बस केवल मानते रहना है। दिस इज द प्रैक्टिकल, यही वैज्ञानिक योग है, करके देखें। तो जितने अधिनियम, आर्टिकल्स आए, ये संविधान आया, सीपीसी आया, सीआरपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह वगैरह, जो भी इसके सेक्शंस हैं, जो भी, ये सब वैज्ञानिक प्रयोग है। हर क्षेत्र का अपना विज्ञान है। ये पॉलिटिक्स का अपना विज्ञान है। ये जो लॉ सेक्शन है, ये पॉलिटिक्स का विज्ञान है यार। ये राजनीति का विज्ञान लॉ है। इसने कुछ नहीं किया, एक एक्ट बना दिया, क्या नाइट्रिक एसिड में ये पर्टिकुलर मिला दोगे तो बागे हो जाएगा विस्फोट। ऐसे ना विज्ञान काम करता है। इसमें ये तत्व ये मिला दो, ये बन गया डायनामाइट, विस्फोट।
तो उसने ये कानून जोड़ के इस अपराध के लिए फिट कर दिया, ये धारा ये बना दी, बोले इस अगर ऐसा कोई करता है तो ये वो चार्ज एक्ट जो है चार्ज करो इस पर, और सजा लिख दिया, इस पर कौन सी सजा होनी चाहिए। सीधे विज्ञान है वो, जो लॉ सेक्शन है ये पॉलिटिक्स का विज्ञान है सीधे। दुनिया भर के एक्ट बना के सब खत्म, सारी प्रथाएं कुप्रथाएं परंपराएं सब खत्म। लॉजिक से माने तो माने। अब यही फिर विज्ञान से नए नए और भी आविष्कार भी हो रहे हैं, नई नई सुख सुविधाओं की चीजें आ रही हैं, कंफर्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो समाज का एक वर्ग है जो चिंतक वर्ग है, जो थिंकर है, जो सोचता है लोगों के बारे में कि कैसे कंफर्टेबिलिटी लोगों की बढ़ाई जाए, हैप्पीनेस बढ़ाया जाए। और हैप्पीनेस के लिए विज्ञान बहुत काम करता है, और हैप्पीनेस के लिए थिंकर्स भी बहुत काम करते हैं। दोनों साथ ही साथ पैरेलल चलते, रेल की पटरी की तरह। बस एक वस्तुओं से लोगों को खुश करना चाहता, कोई पैसा चाह रहा है, पैसा कमाने का रास्ता बताओ यार, खुश रहे, और उसी समानांतर चलता चला आता है। दोनों मिलते कभी नहीं, चलते समानांतर हैं। बुद्ध वो भी कहते हैं हमारे पास भी जुगाड़ है खुशी का, खुश रखेंगे। कैसे? बोले पैसे की चाहत ही छोड़ दो, वो चाहिए नहीं। तो कुल मिला के विज्ञान ने कहा कि चीजों को कंप्लीट करके दे दो, जो उसको जो चाहिए दे दो, प्रसन्नता बने। ये भी पहुंच रहा है, दोनों का लक्ष्य एक है, हैप्पीनेस। और ये कहते हैं फाइनली आप वो सारी कुछ दे ही नहीं सकते जो उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती चली जाती है। डिजायर्स ये प्राकृतिक चीज है और ये अनंत है, मतलब ये इनफिनाइट है, इसका अंत है नहीं। तो आप नहीं दे सकते, आप उतना कर ही नहीं सकते। इसके लिए जरूरत है सेटिस्फैक्शन। तो ये कहते हैं फाइनली सेटिस्फैक्शन ही प्रसन्नता का कारण है। दोनों वैज्ञानिक हैं, दोनों वैज्ञानिक हैं। ये भी वैज्ञानिक, बुद्ध भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक है। दोनों मिल के काम करते हैं, जो थिंकर्स हैं और विज्ञान दोनों मिल के काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जितने सब थिंकर्स के हैं, विज्ञान तो प्रैक्टिकल करके जितना हकीकत में जितना सफल कर लेता है प्रैक्टिकल, उतने विज्ञान है। थिंकर्स और आगे हैं उनसे। लोग गलत समझते हैं कि विज्ञान आगे, विज्ञान नहीं आगे है, थिंकर्स आगे हैं उनसे। अभी थिंकर्स तक विज्ञान को विज्ञान पीछे है, उसको थिंकर्स तक पहुंचते 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 बहुत समय लगेगा। थिंकर्स बहुत आगे है। दोनों वैसे रेल की पटरी में समानांतर ऐसे पैरेलल चलते रहते हैं, मिलते कभी नहीं। लोग समझ लेते हैं कि लोग एक दूसरे के विरुद्ध ही हैं, गलत समझ लेते हैं। लोगों को समझदारी सुधारनी चाहिए अपनी। दोनों विरोधी नहीं, बस मिलते नहीं, इनका रास्ता अलग है उनका, लेकिन दोनों एक के बिना रेल नहीं चलेगी। एक हटा दो तो रेल चलेगी नहीं, मिलेंगे कभी नहीं। ये सारी चीजें ठीक है। तो क्लियर हुआ? इससे ज्यादा और इस पर हम समय नहीं देना चाहते। समझ में आया? आधुनिकता, व्हाट इज मॉडर्निटी? तो मॉडर्निटी एक है जो अचीवमेंट्स हो गए उसके साथ जुड़ के रहना, एक मॉडर्निटी है। जैसे बहुत मेहनत ना करना चाहें हम, तो जो है उसके साथ कम से कम अवेयर होकर के अपडेट रहे समय के साथ। और एक मॉडर्निटी जो मेन है, वो नए नए अचीवमेंट्स के बारे में, वास्तविक प्रसन्नता नहीं, हैप्पीनेस के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, है ना। मैक्सिमम क्या कहते हैं उसको, हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर काम करते हैं। और भी नए नए अचीवमेंट्स उस पर काम करने वाले अलग हैं, वो भी एक आधुनिकता। कुल मिलाकर के लोगों के द्वारा आपस में मिल करके नए नए सुख और हैप्पीनेस के तरीके ईजाद करना, सिस्टम ईजाद करना, ठीक है, सिद्धांत बनाना, अधिक से अधिक सुख की ओर लोगों को लेके जाना, उस पर कार्य करना। दिस इज द मॉडर्निटी। ठीक है।